हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। तो मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस चैनल पे हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं दैट इज़ द करंट अफेयर्स मैराथन। तो देखिए प्रीलिम्स आ रहा है, हम सबको पता है कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर सब्जेक्ट के कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 के जो इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो लास्ट के 2 महीने हैं दैट इज़ मार्च एंड अप्रैल के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, राइट? ओके, सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट वायु लिंक। अब ये वायु लिंक क्या है, इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, भारत ने खुद बनाया है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा बनाया गया है क्या? ये एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें बेसिकली जो पायलट हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। ये किस तरीके का डेटा? वेदर रिलेटेड डेटा, राइट? आसपास कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं उससे रिलेटेड डेटा। और सबसे बड़ी बात, ये डेटा अनइंटरप्टेड कम्युनिकेट किया जाएगा और जैमर्स से भी नहीं रुकेगा। तो अंडरस्टैंड इसकी इंपॉर्टेंट कितनी ज़्यादा है। एयर से वायु, वायु को लिंक कर रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। वायु लिंक डेवलप किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। और इसमें यूज़ किया गया है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, राइट? अब करना क्या है, ये जो है इंस्टॉल किया जाएगा एयरक्राफ्ट्स पे ताकि क्लोज बाय की जो भी पोजीशंस है बाकी एयरक्राफ्ट्स की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ट्रैफिक का सारा डेटा अवेलेबल कराया जाएगा। देखिए कितना फ़ायदेमंद है, इसका कितना बड़ा फ़ायदा रहेगा कि जो फ्रैक्ट्री साइड मतलब कभी कभी क्या होता है, जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट्स हैं उनके साथ हम बैटल पर आ जाते हैं जबकि वो हमारे फ्रेंडली फोर्सेज होते हैं। तो उनसे रिलेटेड डेटा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर बहुत सारी टीम्स एक साथ काम कर रही हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन रियल टाइम रहेगा, राइट? ऑल्सो जो पायलट्स हैं उनको वेदर रिलेटेड डेटा भी टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है किसकी? वायु लिंक की। नेक्स्ट इज प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, दैट इज पाम। ये क्या है जी? पाम 400 न्यूज़ में था। प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, अब ये है क्या? तो देखिए ये ड्रोन है। इंडियन आर्मी ने इसका अभी प्रोटोटाइप वर्जन रिसेंटली टेस्ट किया है। प्रोटोटाइप वर्जन क्या होता है? देखिए वो फर्स्ट वर्जन जिससे फाइनली बाकी सारे वर्जन्स डेवलप किए जाएंगे, वो पहला ड्राफ्ट वर्जन जो है प्रोटोटाइप कहलाता है। तो ये पाम 400 इज बेसिकली अ प्रोटोटाइप वर्जन, ये याद रखिएगा। ये है क्या? प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन। प्रिसिशन आप समझ रहे होंगे, एग्जैक्ट। लॉइटरिंग का हिंदी जो शब्द है उसको कहते हैं गेड़ी मारना, ठीक है? दैट्स द वर्ड। तो अब ये है क्या, इसको समझिए। तो जैसे आपने ड्रोन अटैक करा तो ऐसा नहीं कि ड्रोन गया और टारगेट को हिट कर दिया, नहीं। ये एक एलिवेशन पे जाकर ना ऐसे घूमेगा और इंटेलिजेंस गैदर करेगा टारगेट के बारे में। और जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो एग्जैक्टली टारगेट को हिट करेगा ताकि उसके बचने की कोई संभावना ना बचे। तब आप समझ गए होंगे ये कितना प्रिसाइज होगा, क्योंकि ये स्टेशन हो रहा है और वहीं पर लॉइटर कर रहा है, राइट? इसीलिए लॉइटरिंग शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये है एवरीवन पाम 400। जब पाम से चाटा पड़ता है ना, एग्जैक्टली पड़ता है, प्रिसाइज पड़ता है। तो प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्ग रेंज है और हाईली प्रिसाइज है, ये इसका मेजर फीचर है, याद रखिएगा। ए विजन सिस्टम जो इजराइल का है और यू विजन एयर इंडिया लिमिटेड, आदित्य प्रिसिटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मिलकर बनाया है। तो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इजराइल याद रखें। लॉइटरिंग का की फीचर है जो इसका, वो याद रखें आप। 3000 to 4000 फीट अबव तक ये जा सकता है और जो रेंज है उसकी वो 100 किलोमीटर्स है। हाइट के हिसाब से 3000 to 4000 फीट हो गया और स्पीड वुड बी 90 to 260 किलोमीटर पर आवर। एक बात और याद रखिएगा कि अगर GPS नहीं है तो भी ये फंक्शन कर सकता है, ऐसे इन्वायरमेंट्स में भी ये काम कर सकता है। ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर ये जो है डे एंड नाइट बोथ केपेबिलिटीज़ रखता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इट हैज़ बोथ डे एंड नाइट केपेबिलिटीज़, राइट?
ये थोड़ी सी इमेज याद रखेंगे तो वो प्रिसाइस वाली बात याद रहेगी आपको। पाम, प्रिसिशन अटैक, लॉइटरिंग, म्यूनिशन। देन देखिए डिफेंस एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो पहली वाली तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इन लास्ट 2 महीने की एक बार देख लेते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस। इसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री। तो देखिए शिन्यू से शिंजो आबे याद आते हैं, जापान याद आता है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी किसके साथ है जी? जापान के साथ। शिन्यू मैत्री ये है क्या, इसको समझते हैं। इट्स अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में। जो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आई हूँ। वो जो है एक आर्मी एक्सरसाइज है, उसी के साइडलाइंस में शिन्यू मैत्री कराई गई, जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो धर्मा गार्डियन और शिन्यू मैत्री दोनों ही हमारी किसके साथ है? जापान के साथ। लेकिन धर्मा गार्डियन आर्मी है और शिन्यू मैत्री एयरफोर्स है। अब देखिए इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट करा है C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट ने, और वहाँ से पार्टिसिपेट करा है JASDF C-2 एयरक्राफ्ट ने। अब JASDF क्या है? JASDF है जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। तो देखिए इसमें ना जो की फीचर रहा वो था टैक्टिकल मनूवरिंग। अब टैक्टिकल मनूवरिंग क्या होता है? देखिए टैक्टिकल मनूवरिंग सिंपल भाषा में कहें तो आप अपने एनिमी के अगेंस्ट एक एडवांटेजस पोजीशन लेना चाहते हो कि आप एडवांटेज में हो और वो आपसे एक स्टेप पीछे हो। इसको बोलते हैं टैक्टिकल मनूवरिंग, राइट। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना और कैसे इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो दोनों एयरफोर्सेस के बीच में, ये शिन्यू मैत्री की मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहे। C-17 और C-2 इनके पार्टिसिपेशन को भी आप याद रखेंगे। कहाँ हुआ? कोमात्सु जापान, कोमात्सु जापान, राइट। देन फ्रिंजेक्स, दिस इज इजी टू रिमेंबर। फ्रिन, FR would be France, I would be India. So Fringex is again a military exercise between Indian Army and the French Army. कहाँ पर हुआ? पानगुड़े। पानगुड़े कहाँ है? त्रिवेंद्रम, केरला। पानगुड़े, त्रिवेंद्रम, केरला, रिमेंबर। अब देखिए इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो कंपनी ग्रुप का था। कंपनी ग्रुप क्या होता है? देखिए मिलिट्री में ना यूनिट्स होती हैं, जिसे आपने कभी कभी सुना होगा पलटन। पलटन एक यूनिट है। इसी तरह से जो कंपनी ग्रुप है वो एक यूनिट है जिसमें 100 से लेके 250 सोल्जर्स होते हैं, और इट इज़ हेडेड बाय अ मेजर और अ कैप्टन। तो दिस इज नोन एज योर कंपनी ग्रुप। त्रिवेंद्रम में जो हमारे इंडियन आर्मी ट्रूप्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और फ्रेंच के 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फ्रिंजेक्स 23। तो अगेन इंटर ऑपरेटिबिलिटी बनाना, कोऑपरेशन लाना, कोऑर्डिनेशन लाना, टैक्टिकल लेवल पे कैसे कोऑपरेशन हो, ये फ्रिंजेक्स का मेजर एम था। थीम क्या थी इसकी? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन अ कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। तो कैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, ये इसका थीम था। ये भी आप लोग याद रखें। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब ये क्या है? तो जो आर्मी के लोग होते हैं ना, वो अपनी बोल्डनेस बढ़ाने के लिए, अपने शौर्य बढ़ाने के लिए गाना गाते हुए चलते हैं। दे सिंग। तो सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर, राइट। तो इट इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी, जो कि जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट की गई थी, राइट। एंड इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई, बट एक जो क्वेश्चन बना सकती है दैट इज़ कंप्यूटर वॉर गेमिंग। तो हम जान रहे हैं कि AI एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट बना रहा है वॉर का, जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ हाउ द रियल वॉर वुड लुक लाइक। तो कंप्यूटर वॉर गेमिंग इसमें इंक्लूड किया गया था इस बार, इसीलिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट के 42nd बटालियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हमारी आर्म्ड ब्रिगेड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ का स्पेसिफिकली याद रखेगा 42nd बटालियन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेस्ट थिंग्स आर सेम, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, कैसे जॉइंट ऑपरेशंस हों, टैक्टिकल चीज़ें, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना। बट यहाँ जो की फीचर्स है ना, मॉडर्न बैटलफील्ड, जो कि AI स्टिमुलेटेड वॉर गेमिंग पर आ गई है, वो इसमें डिस्कस किया गया। ये आपको ज़रूर से याद रखना है क्योंकि ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर रहा। देन एक्सरसाइज सी ड्रैगन।
देखिए, एक्सरसाइज सी ड्रैगन भारत में नहीं होती, ये एक मल्टी नेशनल, यानी कि बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गेनाइज इसको यूएसए कराता है। तो अभी जो हुई है मार्च में, वो ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम, गुआम इन यूएसए जो है ये कंडक्ट किया। इसका जो मेजर आइडिया है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। सी से आप समझ रहे हैं, सी ड्रैगन, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसका मेजर जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है, पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज रहता है। इंडिया के अलावा यूएस में तो हो ही रहा है, तो यूएस तो पार्टिसिपेट कर रहा है। जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, तो इंडिया, यूएसए, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ये याद रखना है आपको। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्ड भी आपको याद रखना है। इंडिया से कौन गया? इंडियन नेवी का P8I एयरक्राफ्ट, ये भी याद रखना है। इंडियन नेवी का P8I एयरक्राफ्ट, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन एक्सरसाइज कोनकन, अब देखिए ये किसके बीच में होती है? इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो हमारे को उन्होंने ना बहुत साल परेशान किया, तो हम इनके साथ कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाह रहे थे। कौन करना चाह रहे थे? कौन कर सी, तो कौन कन बड़ा ना नुकुर हुआ, कौन कन, इसीलिए इसको कहाँ कराया? कोनकन कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, ऑफ द कोस्ट ऑफ कोनकन अरेबियन सी, राइट। इंडियन नेवी एंड यूके की रॉयल नेवी। हमारे यहाँ से INS त्रिशूल, जो कि एक मिसाइल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली जो शिप्स होती है ना, जो मिसाइल्स कैरी करती हैं, दैट इज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। INS त्रिशूल ज़रूर से याद रखें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर। इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया, और गनरी शूट्स भी इसमें प्रैक्टिस किए गए किलर टमाटोज को। सो किलर टमाटोज अब बेसिकली इन्फ्लेटेड जो टारगेट्स होते हैं आपके, जो तैर रहे होते हैं सी पे, उनको जब हिट किया जाता है, दैट इज किलर टमाटोज। तो इस तरीके की मनूवरिंग एक्सरसाइज, ड्रिल्स, ये सब कोनकन के तहत की गई। इंडियन नेवी एंड यूके की रॉयल नेवी, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट इज एवरीवन स्लिनेक्स। नाउ इसको याद करना बहुत ईजी है। स्लिनेक्स, SL श्रीलंका और I इज फॉर इंडिया। तो ये एक बाइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। तो नेवल एक्सरसाइज है, और इस बार विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई थी, ये याद रखिएगा। 2 फेजेस में हुई थी, एक था इसका हार्बर फेस, राइट, और एक था इसका सी फेस। तो देखिए हार्बर फेस में क्या होता है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, सोशल एक्सचेंजेस होते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द हार्बर इवेंट। और जो सी फेज होता है उसमें रियल ड्रिल्स होती हैं, जैसे एंटी एयर वेपन फायरिंग हो गया, या फिर किस तरह से डेक फ्लाइंग की जाएगी, टैक्टिकल मनूवरिंग कैसे होगी। तो जो रियल ऑपरेशनल चीज़ें हैं, राइट, वो इज़ पार्ट ऑफ द सी फेज। और जो सॉफ्ट चीज़ें हैं, लाइक कल्चर, लाइक योगा, लाइक स्पोर्टिंग, डांसिंग, ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ द हार्बर फेज। तो ये याद रखिएगा, दोनों ही फेजेस में एक्सरसाइज हुई। एंड जो पूछते हैं वो भी याद रखें, जो श्रीलंका की नेवी है उसको रिप्रेजेंट करा SLNS सयूराला, जो कि एक एडवांस पेट्रोलिंग वेसल है। और इंडियन नेवी से गया था INS कर्च, INS कर्च। हमने खर्च किया कर्च पे, और उन्होंने अपने सायूराला को भेज दिया, राइट। हमने खर्च किया कर्च पे, और उन्होंने सायूराला को भेज दिया। स्लिनेक्स, श्रीलंका एंड इंडिया, विच इज़ अ नेवल एक्सरसाइज, कहाँ पर हुई थी? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सरसाइज कवच। देखिए इसको समझिएगा क्या है। तो हमारी जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जो कि एक्चुअली अकेली ट्राई सर्विस कमांड है, जिसमें आपकी नेवी, एयरफोर्स और जो है इंडियन आर्मी, तीनों ही ऑपरेशनल है। आइडिया यही है इन अंडमान एंड निकोबार कमांड को बनाने का, कि जो इसके आसपास का कोस्ट जो है इंडियन ओशन एरिया है, उसको सिक्योर रखा जाए, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। जो कवच है उसको अंडमान एंड निकोबार कमांड ने ऑर्गेनाइज किया था। और अगेन द ऑब्जेक्टिव वॉज कि कैसे ऑपरेशनल सिनर्जी हो बिटवीन द 3 सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आपस में किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर सकें। क्या क्या रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब एक्चुअल वॉर हो, उसके लिए ड्रिल्स की गई, राइट, ताकि तीनों बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें। देन सर्विलियंस बेहतर की जाए इस एरिया की, और डिफेंस बेहतर किया जाए इस एरिया का, ताकि एक कवच बना रहे, एक प्रोटेक्शन बना रहे।
दैट वॉज एक्सरसाइज कवच। तो याद रखिएगा 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डोंट फॉरगेट इसमें कोस्ट गार्ड्स भी इंक्लूडेड है, बिकॉज कोस्ट गार्ड्स हैव अ गुड रोल टू प्ले इन द सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। कवच बनाने के लिए एक्सरसाइज कवच बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड। नेक्स्ट इज ऑपरेशन त्रिशूल। अब देखिए क्या है ना कि जो भाग रहा होता है ना, तो आप त्रिशूल फेंक के मारते हो, त्रिशूल फेंकते हो ना, मतलब नॉट रियली बट लाइक जस्ट इमेजिन कि कोई भाग रहा है और उसको आप त्रिशूल से मार रहे हो, राइट। तो ऑपरेशन त्रिशूल भी एक एंडिवोर है बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स मतलब जो भगौड़े हैं, जो भाग गए हैं, उनको पकड़कर वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है दैट इज ऑपरेशन त्रिशूल बाय सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो नेशनल ब्यूरोज हैं उनके साथ सीबीआई कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक्स्ट्राडिशन मतलब वहाँ से भारत लाए जाने का प्रयास है इसमें। 33 ऑफेंडर्स को हम ऑलरेडी वापस लाए हैं, जैसे मोहम्मद हनीफा, हरचरण सिंह गिल, और अभी कोशिश है कि नीरव मोदी जैसे ऑफेंडर्स को वापस लाया जाए। अब कई इनमें से जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया इंटरपोल ने। इंटरपोल अगेन हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आए हैं, इट इज़ दैट इंटरनेशनल बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो रेड नोटिस जब इंटरपोल इशू करता है, इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से कंट्री ए है, उसने इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया है कि भैया ये आदमी हमारे यहाँ से भाग गया है और जो जहाँ भी ये मिलता है वर्ल्ड वाइड हमें जो है सौंप दिया जाए। तो उसके अगेंस्ट एक रेड नोटिस आ जाता है। सो ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड आर अलर्ट दैट इफ दिस पर्सन इज सीन ही विल हैव टू सेंड इट बैक टू द बेस कंट्री। तो त्रिशूल से मारना ताकि फ्यूजिटिव जो क्रिमिनल्स हैं उनको वापस लाया जाए, दैट इज ऑपरेशन त्रिशूल एवरीवन, राइट। नेक्स्ट इज स्कोप इंडिया। अब ये क्या है? तो कलाईकुंडा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल में कोप इंडिया हुई थी। कोप इंडिया है क्या? ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस की एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ना तेज़ी से कोप कर रही है यूएस के साथ, हम यूएस के बराबर होना चाहते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू कोप विद देम। तो कोप इंडिया, इंडिया कोप किससे कर रहा है? यूएस की एयरफोर्स से कर रहा है। तो इट इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस की एयरफोर्स, ये याद रखिएगा। 2004 में ये स्टार्ट हुई थी एज अ फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे इसमें कई चीज़ें ऐड हुई, कई सारे प्रोग्राम मॉड्यूल्स इसमें ऐड हुए और अभी ये फुल फ्लेजेड एक्सरसाइज है जिसमें साथ में कैसे काम किया जाए, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के बारे में डिस्कशन भी होता है और जॉइंट ट्रेनिंग्स भी होती हैं। कोप इंडिया कलाईकुंडा एयरबेस में हुई थी वेस्ट बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट MQN रीपर। अब ये क्या है? तो बेसिकली MQN रीपर पर एक न्यूज़ आई थी, ये जो ड्रोन है वो क्रैश कर गया ब्लैक सी में, राइट। एंड देन MQN रीपर जो है न्यूज़ में आ गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया MQN रीपर क्या है, व्हाट इज़ इट अ डिजीज़, इज़ इट अ डिफेंस इक्विपमेंट? तो आपको याद रखना है बड़ा सारा ड्रोन है, अनमैन्ड है ये, और ये एक रिमोट लोकेशन से गवर्न होता है, जिसको बनाया है जनरल एटॉमिक्स ने, मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल एटॉमिक्स। तो एक 2 पर्सन की टीम इसको रिमोटली ऑपरेट करती है और वहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है। काम इसका यही है कि उस जगह के इंटेलिजेंस को गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, राइट। और ये एग्जैक्टली प्रिसिशन स्ट्राइक्स भी कर सकता है, इसीलिए काफ़ी टाइम सेंसिटिव टारगेट्स यानी मूविंग टारगेट्स को भी ये हिट कर सकता है। तो है क्या? जो MQN रीपर है वो एक ड्रोन है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इसको बनाया किसने? जनरल एटॉमिक्स ने। ये भी आप याद रखें, रिमोटली इसको चला सकते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए ये काम आता है। तो बहुत सारा US इसको खरीदता है एंड UK हैज़ बीन परचेसिंग इट, भारत ने भी इसे खरीदा है, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, नेदरलैंड्स, ये सब रीपर ड्रोन्स को परचेज करते हैं। तो MQN रीपर आ जाए तो आपको ये सोचना किस बारे में बात हो रही है, आपको याद रखना है MQN रीपर क्या है। MQN Reaper is a unmanned aircraft produced by General Atomics. Okay. Next is a news about Global Terrorism Index. तो देखिए हालांकि काफ़ी इस पे बहस होती है कि इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर एंड ऑल दैट,
बट एग्जाम पर्पज से आपसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि इसको निकालता कौन है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस डेटा कहाँ से लाता है? टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेस, ये इसका मेजर सोर्स है। जीटीआई की जो रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस लाता है। टेररिज्म ट्रैकर सोर्स है इसका। टेररिज्म ट्रैकर 2007 से लेके अभी तक के जितने भी टेररिस्ट अटैक हैं उसका रिकॉर्ड टेररिज्म ट्रैकर के पास है। अब इसकी की फाइंडिंग्स जिस पे सवाल पूछ सकते हैं, द कंट्री विच इज़ मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म अफगानिस्तान। तो चार्ट में जो टॉप कर रही है वो क्या है? अफगानिस्तान है। एक बात याद रखिएगा, जीटीआई में जो स्टेट एक्टर है यानी सरकार अगर कुछ कर रही है तो वो टेररिज्म का पार्ट नहीं माना जाता। अब आप देखो अफगानिस्तान में सरकार किसकी है? तालिबान की। तो अब तालिबान के एक्शंस जीटीआई में इंक्लूडेड नहीं है, ये बात याद रखिएगा, राइट। कुछ ग्रुप्स को नेम किया जीटीआई ने इस बार, जैसे कि अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम, ऑल दीज आर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका मेंशन आपको जीटीआई में मिलेगा। देन एक रीजन जो स्पेसिफिकली इनकी रिपोर्ट में मेंशन था जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, साहेल रीजन कहाँ है? इट इज़ इन सब सहारन अफ्रीका। तो दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 13th है इसमें, और जो रीजन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है ऑफकोर्स वो है साउथ एशिया। तो जस्ट की फाइंडिंग्स आप याद रखें, कौन निकालता है ये याद रखें, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टेररिज्म ट्रैकर से इसका डेटा लिया जाता है। अफगानिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे है। सहेल रीजन का मेंशन है। भारत की पोजीशन 13th है, और रीजन वाइज अगर हम बात करें तो साउथ एशिया इसमें टॉप पर रह रहा है, इन द सेंस वर्स्ट स्कोर है जीटीआई में। फाइनली एक और न्यूज़ जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है, थिंक टैंक एक्सरसाइज है। इसका 4th एडिशन अभी हुआ था और इसमें 6 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। भारत में कोलकाता में ये हुआ और इसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या है? एसओपीज बनाना। एसओपीज क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कि किस तरह से हमें कोस्टल और मरीन सिक्योरिटी के लिए कौन से एसओपीज का जो है पालन करना है ताकि हम अच्छी कोस्टल और मरीन सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मरीन पोल्यूशन के ऊपर भी बात हुई कि मरीन पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो सी में चलते हैं उसके एसओपीज क्या होने चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट काम इसमें किया गया। स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकते हैं मरीन पोल्यूशन, तो आप सोच सकते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मरीन पोल्यूशन क्यों ही होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या एसओपीज होने चाहिए वो भी इसमें डिस्कस किए गए, और किस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉलो किए जाने चाहिए वो भी इसमें डिस्कस किया गया, ये आप याद रखें। देन देखिए जो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, पहली बार ये 2011 में आया था सामने एज अ ग्रुपिंग between India, Sri Lanka and Maldives. So initially it was between India, Sri Lanka and Maldives. Later on it was joined by Mauritius. तो अब जो इसके members हैं वो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस, बट एज ऑब्जर्वर्स इसमें पार्टिसिपेट किया बांग्लादेश और शेचल्स ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सारे कोस्टल जो है कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस मेंबर्स, बांग्लादेश एंड शेचल्स जो है इसमें ऑब्जर्वर नेशंस की तरह सामने आए हैं। तो देखिए दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो है बट यू नो डोंट नो 2-3 क्वेश्चंस माइट कम अप फ्रॉम दिस, तो इसको ज़रूर एक बार से आप रिवाइज कर लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट द सोर्सेज दैट यू पिक एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कम आउट victorious. All the best and take care.